नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, वर्तमान में मिडिल ईस्ट में तुर्की के आसपास एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जहां इस्लामिक देशों का एक गुट लगातार भारत और आर्मेनिया को टारगेट कर रहा है। दरअसल 2020 में जब से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से ही भारत को इन मुस्लिम देशों ने घेरना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में भारत का आर्मेनिया को हथियार देना। दरअसल अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था, तब भारत इकलौता देश था जो लगातार आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा था। अब बेशक से आर्मेनिया यह युद्ध हार गया हो, लेकिन आर्मेनिया ने अजरबैजान को पूरी टक्कर दी थी। लेकिन इस युद्ध के बाद से ही तीन मुस्लिम देश तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, ये तीनों देश भारत के खिलाफ एक गुट बना लिए, जहां पाकिस्तान का समर्थन करते हुए तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिए। और अब भी तुर्की लगातार भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर बयानबाजी कर रहा है। अब यह सवाल है कि क्या भारत को भी तुर्की के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्या तुर्की में जो अलगाववादी तत्व है, जो तुर्की से आजाद होने की मांग कर रहे हैं, जिनको कुर्द लोगों के नाम से जाना जाता है, क्या भारत को उनकी मांगों का समर्थन करना चाहिए? हालांकि भारत के पास तुर्की के लिए समस्या खड़ी करने के कई मौके हैं, जहां भारत लगातार अभी तक साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों का साथ देता आया है, जो कि तुर्की के पड़ोसी देश है, और तुर्की के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में कुर्द लोगों का समर्थन करना तुर्की के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। दरअसल कुर्द लोगों की कहानी 2014-15 से शुरू होती है, जहां 2014-15 में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन अपने चरम पर था और पूरे सीरिया पर कब्जा कर, इराक के कई इलाकों पर कब्जा कर वह अब धीरे धीरे तुर्की के बॉर्डर की ओर बढ़ रहा था। और तुर्की के कई क्षेत्रों में जिनकी सीमा सीरिया या इराक से लगती है, वहां पर धीरे धीरे इसका थोड़ा वर्चस्व बढ़ने लगा था। तब यहां अमेरिका की एंट्री होती है, जहां अमेरिका ने सीरिया में और इराक में इन इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन, जिसको ISIS के नाम से भी जाना जाता है, उसका खात्मा किया। लेकिन इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन को वास्तव में खत्म करने वाला अमेरिका नहीं, बल्कि यह कुर्द लोग थे। दरअसल कुर्द एक तरह से एक प्रजाति है, एक रेस है, जैसे अफ्रीकन। यह तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान जैसे देशों के बीच में रहते हैं। ये रहते तो अलग अलग देश में हैं, लेकिन उनकी जाति एक है। जैसे तुर्कियों को तुर्क बुलाया जाता है, ऐसे ही कुर्दियों को कुर्द बुलाया जाता है। अब 2014-15 में कहानी यहां से शुरू होती है कि अमेरिका की एंट्री से पहले ग्राउंड लेवल पर जो लोग हथियारों के दम पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, वे कुर्द लोग थे। जब अमेरिका की सीरिया और इराक में एंट्री हुई, तो अमेरिका को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो ग्राउंड स्तर पर आतंकवादियों से लड़ने में अमेरिका की मदद कर सके। और इस संदर्भ में कुर्द लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इन्होंने शर्त रखी कि इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन को हराने के बाद अमेरिका इनका समर्थन करेगा और एक कुर्दिस्तान देश को लेकर तुर्की से बातचीत करेगा और उसके गठन में उनकी मदद करेगा। अब 2016 तक आते आते इस्लामिक स्टेट को अमेरिका और कुर्द लोगों ने मिलकर हरा दिया, जहां कई कुर्द लोग मारे गए। लेकिन इसके बाद अमेरिका इराक छोड़कर सीधा वापस लौट गया और इस बीच जो एक कुर्दिस्तान क्षेत्र की मांग थी, जो कि तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया के थोड़े थोड़े क्षेत्र से मिलकर बनता, कुर्द लोगों की उस मांग को बड़ा झटका लगा। और उसके बाद हालात ये हुए कि इस्लामिक स्टेट से लड़ने के बाद भी तुर्की ने इन कुर्द लोगों को आतंकी घोषित कर दिया। और आज तुर्किश फोर्स लगातार इन कुर्द लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, क्योंकि यह लगातार बंदूक के खिलाफ अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब तुर्की के लिए यहां बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अगर भारत ने इन कुर्द लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, तो कश्मीर कोई चीज होती है तुर्की यह भूल जाएगा, क्योंकि कुर्द लोगों का समर्थन अगर भारत जैसा देश करता है, तो तुर्की के लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सत्ता भी संकट में आ जाएगी। लेकिन वर्तमान में भारत को यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती, क्योंकि वर्तमान में इस्लामिक देश आपस में ही भिड़ रहे हैं।
जहां इजराइल और हमास की जंग को लेकर तथा अन्य कारणों को लेकर तुर्की और ईरान में इस समय तगड़ी बहस चल रही है। दरअसल वर्तमान में तुर्की और ईरान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां अभी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो इस्लामिक देशों के लीडर बनने का शौक रखते हैं, उनको ईरान अब तक खूब सुनाता आ रहा है। जहां अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, तब से ही ईरान इजराइल पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहा है। जहां जब इस्लामिक सहयोग संगठन की तथा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, तब भी ईरान ने कहा कि सभी देशों को मिलकर इजराइल पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, इजराइल पर बैन लगा देना चाहिए, इजराइल के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए। और यही कुछ बात तुर्की ने भी कही, लेकिन तुर्की की कथनी और करनी में काफी फर्क है। और यह बात ईरान अच्छे से जानता है कि तुर्की जैसा दोगला देश इस दुनिया में नहीं है, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। लेकिन अब ईरान और तुर्की के बीच चल रहे विवाद के निपटारे को लेकर ईरान के राष्ट्रपति रईसी आने वाले 4 जनवरी को तुर्की की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल और हमास की जंग को लेकर ही नहीं, बल्कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा है, जहां पर ये दोनों देश आमने सामने हैं, उसको लेकर मामला सुलझाने की बात करेंगे। दरअसल मीडिया में जो गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर भी तुर्की और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। जहां ईरान की सरकार अपने हथियार वगैरह सब कुछ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दे रहा है और उसका समर्थन कर रही है, तो वहीं तुर्की बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे में ईरान ये बात जानता है कि तुर्की केवल हर जगह अपने फायदे के लिए लड़ता है और तुर्की इसलिए चाहकर भी वर्तमान में इजराइल से अपना व्यापार बंद करना नहीं चाह रहा, क्योंकि इजराइल से वह काफी महत्वपूर्ण चीजों का आयात करता है। अब बेशक से एक तरफ जहां ईरान और तुर्की के बीच लड़ाई चल रही हो, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं, उसको देख अब साफ पता चल रहा है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के कारण अब ईरान और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं। इजराइल के पड़ोसी देशों में ईरान और इजराइल दोनों के इंटेलिजेंस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जहां अभी ये दोनों ही देश एक दूसरे के एम्बेसी और जासूसों पर लगातार हमला कर रहे हैं। जहां ईरान ने बीते शुक्रवार को 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया। मारे गए चारों लोग ईरान के नागरिक थे, इनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इन सभी पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी का आरोप था। यह जानकारी मिजान ऑनलाइन ने दी है। यह अजरबैजान की न्यूज वेबसाइट है। तो वहीं अभी एक हफ्ते पहले ही 25 दिसंबर को दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पीछे खाली पड़ी जगह पर एक धमाके की आवाज सुनाई दी और वहां पर इजरायली राजदूत को एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और इसके अगले ही दिन भारत से नेपाल जा रहे 6 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था और वे फर्जी दस्तावेज पर नकली मोहर लगाकर भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। अब इन घटनाओं को देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंग छिड़ गई है। दोनों ही देश एक दूसरे के जासूसों को मारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल अपने सभी पड़ोसी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। वर्तमान में इजराइल सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, हूती विद्रोही, हमास और ईरान, इन सब के खिलाफ अकेले लड़ रहा है। और इजराइल अकेला इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसको पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। और यह बात ईरान भी जानता है कि जिस हद तक अमेरिका इजराइल को समर्थन कर सकता है, उस हद तक रूस और चीन ईरान की मदद नहीं कर सकते। ऐसे में अब इस जंग में इजराइल का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।